उसके पहले हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करके उसके बाद आगे का कार्यक्रम। अटल बिहारी वाजपेयी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, अमर रहे, अमर रहे, अटल बिहारी वाजपेयी जी, अमर रहे, अमर रहे, अटल बिहारी वाजपेयी जी, अमर रहे, अटल बिहारी वाजपेयी जी, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी। पूर्व प्रधानमंत्री और जिनकी शख्सियत केवल भारत नहीं पूरे विश्व जानता है, सभा सांसद श्रीमान आज अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती पर शिवानगर के इस पावन धरती पर हमारे बीच में प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा जी, हम उनका स्वागत करते हैं। उनके साथ ही साथ हमारे भारतीय जनता पार्टी की अध्यक्षा उपदेश दोत्रा जी, उनके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री श्री गोपाल महाजन जी, हमारे जहां से हम सबके लोकप्रिय विधायक डॉक्टर भारत भूषण जी, उनके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के बड़े ही वरिष्ठ नेता और डीडीसी के वाइस चेयरमैन रघुनाथ सिंह बबलू जी, मंच पर प्रदेश की हमारी सचिव आरती जसरोटिया जी, इस मंडल के प्रभारी हमारे शिवदेव जी और शिवानगर की आए हुए मेरे मातृशक्ति हमारे जितने भी वार्ड के गणमान्य व्यक्ति जहां पे आए हैं, मैं अपनी तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी साहब। ਅੱਜ शिवानगर च अटल बिहारी वाजपेयी साहब की जन्म तिथि पर अज सारे इकट्ठे हुए और जम्मू के साढ़े प्रदेश अध्यक्ष और मैंबर पार्लीमेंट अध्यक्षता भारतीय जनता पार्टी उपदेश दोत्रा जी, साड़ियाँ स्टेट दियां सैक्रटरी और साढ़े मंडल अध्यक्ष राहुल, तो पूरा देश ही नहीं पूरी दुनिया इनका नाम है। ये खास रूप से कठुआ में हमारे बीच में हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और मेंबर पार्लियामेंट राज्यसभा आदरणीय सत शर्मा जी, उसके साथ साथ हमारी जनरल सेक्रेटरी बीजेपी जम्मू कश्मीर गोपाल महाजन जी, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हमारी उपदेश डोत्रा जी, डीडीसी के वाइस चेयरमैन रघुनाथ सिंह बबलू जी, लखनपुर म्यूनसिपल कमेटी के पूर्व प्रधान अरविंदर शर्मा जी, अनिल सिंह जी हमारे एमसी नगरी के पूर्व प्रधान, साथ में हमारे बीच में पीसी शर्मा जी और गुरुप्रसाद खजूरिया जी, विजय शर्मा जी, सतपाल मल्होत्रा जी, आप सभी को मैं नमस्कार करता हूं। तो हमारे बीच में हमारे वार्ड में जो पहली बार एमपी बनने के बाद आए हैं सत शर्मा जी, तो मैं चाहूंगा कि आप सारे तालियों से उनका स्वागत करें। सर आपका यहाँ वेलकम है। और जैसे कि आज हम अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद कर रहे हैं, तो आप सभी को पता है कि भारतीय जनता पार्टी जब अपोजिशन में थी और हमारे मेंबर पार्लियामेंट हुआ करते थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, और यूनाइटेड नेशन में
अपने देश का पक्ष रखने के लिए उस टाइम की रूलिंग सरकार ने वाजपेयी जी को जिनेवा में भेजा। वो इसलिए भेजा कि उनमें इतनी काबिलियत थी कि वो अपने मुल्क का पक्ष अच्छी तरह से रख सकते थे। और जैसा उन्होंने जिनेवा में बोला, वो एक किस्म का एक इतिहास है। जैसे उनको प्रधानमंत्री बने, उन्होंने PMGSY के तहत सारा हम जगह जगह देख रहे हैं जो कनेक्टिविटी है पूरे कंट्री में, सड़कों का जो जाल आज हम देख रहे हैं बिछा हुआ है, और एक आर्थिक खुशहाली, हम कहते हैं कि जहाँ सड़कें पहुँचती है वहाँ खुशहाली पहुँचती है। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ये बात अच्छी तरह जानते थे, तो उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना लाई और पूरे मुल्क में एक सड़कों का जो जाल बिछने से एक जो आर्थिक बदलाव आया, उसका सारा श्रेय हमारे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी को जाता है। और उसके साथ साथ जब वो प्रधानमंत्री रहे तो उन्होंने इतना गुड गवर्नेंस की, इतना अच्छे तरीके से काम चलाया, सभी को साथ लेके काम किया और मुल्क को नई बुलंदियों तक पहुंचाया। तो उनके शासनकाल को हम बड़े अच्छे तरीके से गुड गवर्नेंस के तौर पे जानते हैं, और उनका जो जन्म तिथि है उसको गुड गवर्नेंस डे बनाते हैं कि सुशासन वाला दिवस। तो आज के इस मौके पे जहां हमने अध्यक्ष जी को सुनना है, भाई हम सभी को भी प्रेरणा लेनी है कि के लिए आए हैं, तो ये एक वर्ष हमारा ये अभियान रहेगा। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग इस कार्यक्रम को आने वाले समय के लिए पूरे वर्ष ये करते रहेंगे। तो मैं एक बार फिर से आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, और स्पेशली बोलो भारत माता की अध्यक्षा, महामंत्री भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के गोपाल महाजन जी, हमारे यहाँ के जो चारों विधायक पार्टी के हमारे सीनियर लीडर डॉक्टर भाग्यभूषण जी, रघुनंदन जी जिनका ओजस्वी भाषण हम सब ने सुना, आरती जसोटिया जी, राहुल देव जी, शिवदेव सिंह जी जो हमारे यहाँ के प्रभारी हैं, PC शर्मा जी, इंदु रेखा जी, और पार्टी की हमारी सीनियर लीडर जिनका मार्गदर्शन हम सबको भी मिला, शोभा जी, यहाँ पर उपस्थित भारी मात्रा में आई हुई मातृशक्ति, प्रबुद्ध नागरिकगण, दोस्तों, साथियों, सबसे पहले तो मैं राहुल जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, उनको साधुवाद देना चाहता हूं, कि टीम को साधुवाद देना चाहता हूं कि एक बूथ के ऊपर भव्य कार्यक्रम के लिए इन्होंने बहुत मेहनत की। मैं देख रहा हूं कि सैकड़ों की संख्या में बूथ के ऊपर वोटर्स का, सपोर्टर्स का वोट भी डालते हैं, लेकिन एक समय में उस महान विभूति के जन्मदिन को मनाने के लिए जिसने अपना सर्वस्व जो था इस समाज के लिए समर्पित किया और इस देश के लिए समर्पित किया, प्रखर राजनेता, पत्रकार और कवि के माध्यम से उन्हें पूरे विश्व को बता दिया कि राजनेता, पत्रकार तो बन सकता है, लेकिन उसके साथ साथ कवि भी बन सकता है। बहुत सी उनकी कविताएं समय समय पर हम लोग गुनगुनाते भी हैं, देश को समर्पित हैं, समाज को समर्पित हैं। और उस समय के कार्यकाल को भी, जो इमरजेंसी का कार्यकाल था और जेल में बैठकर उन्होंने जो कविताएं लिखी हैं, वो अपने आप में दर्शाती हैं कि उनके मन का कवि जो था, नेता के साथ साथ हमेशा जो था वो जीवित रहता था। अंतिम समय तक, जब तक देश की भागदौड़ उनके पास थी, उन्होंने उस कार्यकाल में एक पत्रकार के नाते भी, एक कवि के नाते भी और एक प्रखर राजनेता के नाते भी जो था वो कार्य किया। मुझे ध्यान है उनकी भतीजी के साथ मुझे मिलने का मौका मिला एक कार्यक्रम के दौरान जम्मू में। तो वो बताती थी कि जिस दिन रात्रि को वो पैदा हुए, हम सब जानते हैं कि 25 दिसंबर
ग्वालियर में वहां पर जो उन दिनों में तो 1925 में तो अंग्रेजों का शासन था हमारे ऊपर, तो कहते थे कि रात्रि को जो 21 तोपों की सलामी दी गई उस वक्त दी गई होगी, क्योंकि अंग्रेजों का शासन था, 25 दिसंबर वो लोग मनाते थे। तो मानो ऐसा लगता था कि वो तोपों की सलामी उस बच्चे के लिए दी जा रही है जिसने इस देश का नेतृत्व करना था, और उन्होंने इस देश का नेतृत्व किया। एक ऐसी महान विभूति जिनके बारे में कहा गया, बचपन में मैं उनके कुछ लेख पढ़ रहा था, 7वीं कक्षा में थे, कंपटीशन था, कवि तो वो बचपन से थे, लेकिन कविता बोलते बोलते या वक्ता के तौर पर स्पीच देते देते कभी कभी बीच में रुक जाते थे। कंपटीशन था, फाइनल था, स्कूल में 7वीं कक्षा का विद्यार्थी। और प्यार भारतीय जनता पार्टी को देते रहते हैं। और अब चाय की व्यवस्था है, कृपा मनाया जाता है, किस तरह के कार्यकाल उनके थे और क्या कुछ लोगों को मैसेज आपकी तरफ से रहने वाला है? ऐसा है कि पूरा भारतीय जनता पार्टी परिवार उनके जन्मदिन को हर बूथ स्तर के ऊपर मनाता है। एक त्यौहार के रूप में हम लोग इस कार्यक्रम को मनाते हैं। उनकी जीवनी के ऊपर प्रकाश डालना, उनके कार्यकाल में क्या क्या कार्य हुए उसके ऊपर प्रकाश डालना। और आज बूथ नंबर 10 के ऊपर एक कार्यकर्ता के नाते शिवानगर में, कठुआ में मैं यहाँ पर हूँ, जहाँ मुझे अपने स्थानीय विधायक भारत भूषण जी के साथ, गोपाल जी के साथ, हमारी जिला अध्यक्षा, इसके साथ साथ हमारे पूर्व डीडीसी, हमारे डीडीसी जो वाइस चेयरमैन हैं, और पार्टी के सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर इस बूथ के ऊपर आकर कार्यकर्ताओं को संबोधन करने का मौका मिला है। उस महान शख्सियत को कुछ बड़े कार्य हैं जिनके कारण उनका जन्मदिन सुशासन के रूप में मनाया जाता है। उनका कार्यकाल सुशासन के रूप में पूरा देश देखता है। पोखरण 2 का विस्फोट, हम सब जानते हैं कि एक न्यूक्लियर शक्ति के रूप में उभरना, वो अपने आप में भारत की तरफ से एक ऐसी पहल थी जिसके चलते देश जो था वो न्यूक्लियर पावर बनने की तरफ अग्रसर हुआ। करगिल का वो युद्ध, हर बार का युद्ध हमारे सैनिक लड़ते थे, जीतते थे, लेकिन जब टेबल के ऊपर बैठने की बात आती थी तो हमारे नेता युद्ध जो था वो हार जाते थे। लेकिन करगिल का युद्ध एक ऐसा था जो सैनिकों ने पहाड़ियों के ऊपर जीता और हमारे नेताओं ने टेबल के ऊपर जो था वो युद्ध जीता। चतुर्भुज सड़कों का निर्माण, हम सब जानते हैं कि आज जो सड़कों का निर्माण हो रहा है, चल रहा है, वो उन्हीं की देन थी। हर जगह पर पानी पहुँचे, हर जगह पर बिजली पहुँचे, उनका कार्यकाल जो है इसके लिए जो है वो जाना जाता है। उस महान विभूति को उनके जन्मदिन पर यही एक सच्ची भेंट है कि अगर हम लोग चाहते हैं कि भारत हमारा आत्मनिर्भर बने, विकसित देशों की श्रेणी में सर्वप्रथम हो, तो उनके बताए हुए मार्ग पर, उनकी सोच के साथ कि हमें समाज के लिए काम करना है, अपने देश के लिए काम करना है, वही लेकर हम लोग जो है वो आगे चलें। सर, जिस तरह से बांग्लादेश में दीपू चंद्रा की हत्या कर दी गई, उसके बाद पूरे हिंदुस्तान में उबाल है, हर जगह जो है वो पुतले जलाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि बांग्लादेश में जिस तरह से उस हिंदू की जो है वो हत्या की गई है, हिंदुस्तान में कई ऐसी जगहें हैं जहाँ पर रोहिंग्यों को जो है वो बसाया गया है। हीरानगर में भी हर साल सरकार जो उन पर खर्च करती है, अगर हिंदुओं को वहाँ पर जो है वो चुन चुन कर मारा जा रहा है, तो क्यों नहीं यहाँ के जो रोहिंग्ये हैं उन पर किस तरह की कार्रवाई की जाएगी, उनके लिए जो है वो सरकार ने क्या सोचा है? देखिए, यहाँ तक भारतीयों की प्रवृत्ति है, हमारे भारत की प्रवृत्ति है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर सभी धर्मों के लोग साथ रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैनी, सब जो हैं इकट्ठे रहते हैं। इस देश में रहने वाला हिंदू सुरक्षित है, सभी धर्म जो हैं वो सुरक्षित है। वैसे ही हम लोग चाहते हैं कि विदेशों में रहने वाले अगर कहीं हिंदू हैं या अल्पसंख्यक हैं तो वो भी सुरक्षित रहने चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए। यही हमारी प्राथमिकता है। वो विपक्ष जब गाजा में कुछ होता है वो सड़कों के ऊपर आते हैं, मोमबत्तियाँ लेकर चलते हैं, मौन जुलूस निकालते हैं, लेकिन आज वो चुप है। सीधे तौर पर दर्शाता है कि वो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, वोट बैंक की राजनीति करते हैं। आज आप ये मानकर चलिए कि देश के प्रधानमंत्री जी सीधे तौर पर इसके ऊपर नज़र बनाए हुए हैं। यहाँ तक प्रश्न रोहिंग्यास को लेकर है। मेरा भी मानना है, एक पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते भी, एक भारतीय होने के नाते भी,
कि वो कितने प्रदेश छोड़कर यहाँ पर बॉर्डर एरिया में अगर आए तो कुछ ना कुछ मंशा उनके मन में अवश्य होगी, कुछ ना कुछ मंशा के साथ कुछ लोगों ने उन्हें यहाँ अवश्य भेजा होगा। दे मस्ट बी डिपोर्टेड बैक टू देयर आउन कंट्रीज, मेरा ऐसा मानना है। और मैंने इस बार राज्यसभा सदस्य होने के नाते भी क्वेश्चन पुट अप किया था, नहीं लगा, अगली बार फिर कोशिश करूँगा ताकि संख्या भी हमें पता चले और उनको डिपोर्टेशन जो है उनके देशों में जिसमें से सरकार उनको करोड़ों का खर्च कि मैं चाहता हूं, और एक भारतीय होने के नाते मैं भी चाहता हूं, सब भारतीय चाहते हैं कि उनको अपने क्षेत्र में, जहां भी जिस क्षेत्र से वो यहां पर आए हैं, उनको डिपोर्ट किया जाना चाहिए। और यहां तक प्रश्न हमारे रहने वाले, यहां पर रहने वाले जो इस देश के भारत में रहते हैं, भारतीय हैं, उन सबको एक जैसा रखना ये भी भारत की सरकार का कर्तव्य है। इस दिशा में हम तो काम कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान, बांग्लादेश, वहाँ पर हमारे हिंदू सुरक्षित नहीं है। वो आप लोगों ने दीपू दास की हत्या के बाद देखी। सर, लोगों ने ये भी आक्रोश जताते हुए कहा है कि जिस तरह से अगर बांग्लादेश में उस हिंदू को मारा गया, अगर प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश की जो वहाँ से प्रधानमंत्री भाग कर आए थे, उनको यहाँ पर जो है वो सुरक्षा प्रदान की थी, उनको यहाँ पर सिक्योरिटी जो है वो दी थी, लोगों का कहना है कि उनको भी जो है वो वापस भेज दिया जाए। अगर हमारे हिंदुओं के साथ वहाँ पर इस तरह का बर्ताव होगा तो हम भी ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि वहाँ की जो प्रधानमंत्री है वो यहाँ पर आकर रहें और प्रधानमंत्री उनको शेल्टर प्रोवाइड करें। देखिए, ये जब कोई कहीं आके शरण लेता है तो वो शरणागत है। हमारी संस्कृति है, हमारी पहचान है। जो भी शरणागत होता है उसको बचाना भी, और ठीक है, उनको वापस भेजना भी पड़ेगा, क्योंकि समय आएगा। हम लोग भी चाहते हैं जब जितना कार्यकाल उनका रहा तब तक हिंदू भी जो थे वो सुरक्षित थे। लेकिन सरकार टूटने के बाद वहाँ पर जो परिस्थितियाँ बनी हैं उन्हीं के कारण ये सब हुआ है। समय आएगा, उचित समय आएगा, केंद्र जो है उसके ऊपर नज़र बनाए हुए हैं। मेरा तो यहाँ यही मानना है कि आज 1947 की जो हिंदू की परसेंटेज थी, आज कितनी गिरावट जो है वो आई है। यहाँ तो उनको मार दिया गया है, यहाँ कन्वर्ट कर दिया गया है, या कहीं वो दूसरे देशों में जाकर बसे हुए। ऐसे समय में वहाँ की सरकार को, वहाँ के लोगों को भी चाहिए। आज विश्व भर में कई ऐसे देश हैं यहाँ पर हर जाति के लोग, हर धर्म के लोग सुरक्षित हैं, उनमें भारत जो है वो सर्वप्रथम है। वैसा ही बांग्लादेश को भी जो है। और आखिरी सवाल रहेगा, जिस तरह से वैष्णो देवी मामले को लेकर भाजपा के 29 MLA हैं, 3 MPs हैं, क्या ऐसा लगता है कि उन लोगों को प्रधानमंत्री से बात करनी चाहिए? क्योंकि हर बार कहा जाता है कि प्रधानमंत्री की सीधी नज़र जो है वो जम्मू कश्मीर को लेकर है, कि इस मसले को सुलझाया जाना चाहिए, ना कि बल्कि जिस तरह से टूल इस मामले को दी जा रही है, इससे माहौल जो है वो बिगड़ने की संभावना जो है वो बन रही है। देखिए, हम लोग मिले हैं, ऊपर नेतागण से भी मिलेंगे और जल्द ही जल्द इस विषय के ऊपर आमद होगी, इसमें मेरा स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी अमर रहे, अमर रहे। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी अमर रहे, अमर रहे। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी अमर रहे, अमर रहे। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी अमर रहे, अमर रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी साहब अमर रहे, अमर रहे। वाजपेयी साहब अमर रहे, अमर रहे। थैंक यू सर।